आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत जीएसटी सब्जेक्ट में अब अगला जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जीएसटी के तहत पंजीकरण यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। तो आइए समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसे लेना होता है, किसे लेने की ज़रूरत नहीं है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वो कैसे फॉलो करते हैं। रजिस्ट्रेशन की जब भी बात की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के तहत, तो वो एक 15 डिजिट का नंबर होता है जिसमें से बीच के 10 डिजिट जो है वो पैन नंबर होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में आपको मिलता है वो पैन के आधार पे मिलता है और जो जीएसटी का नंबर क्रिएट किया जाता है वो स्टेट स्पेसिफिक होता है, यानी हर स्टेट में जब भी आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो पिछले वाले स्टेट से अलग होता है उसका नंबर और वो स्टेट पे बेस्ड रहता है। इसकी जो 15 डिजिट्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो हम थोड़ी देर में जानते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हर स्टेट में आपका केवल एक रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा, मतलब आप किसी दूसरे स्टेट में भी जाएंगे तो आपको एक अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या किसी यूनियन टेरिटरी में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, भले ही वही सेम बिजनेस है जो आपके होम स्टेट में था, उसके लिए भी आपको एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और पर यूनियन टेरिटरी। हाउएवर, यदि कोई बिजनेस एंटिटी जिसका एक सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस है किसी एक स्टेट में, वो चाहे तो एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेक्सटाइल्स का काम करता हूँ और उसके साथ में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, तो ये दोनों अलग वर्टिकल्स हैं और 2 अलग वर्टिकल्स के लिए 2 अलग रजिस्ट्रेशन भी लिए जा सकते हैं एक ही स्टेट के तहत। रजिस्ट्रेशन जब भी जीएसटी के लिए किया जाता है तो वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता, यानी आपको सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, आईजीएसटी का अलग, ऐसे अलग अलग रजिस्ट्रेशंस नहीं लेने। एक जीएसटी नंबर काफ़ी रहता है और उसी के तहत ये तीनों टैक्सेस जो हैं वो समा जाते हैं। जब भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी हमारा मूल आधार कहाँ है, कौन से बिजनेस जो है वो किस स्पेसिफिक लोकेशन से हम रन कर रहे हैं, वो बन जाता है हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं भोपाल में अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ तो मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इसी स्टेट में हो सकते हैं मल्टीपल, जैसे कि एक इंदौर में, एक सीहोर में, एक होशंगाबाद में। तो एक जगह हमेशा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और मल्टीपल जो मेरे ब्रांच ऑफिसेज हैं या मल्टीपल जो ऑफिसेज हैं जिनके थ्रू मैं उसी सेम स्टेट में फंक्शन करता हूं, वो बन जाते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो 3 टाइप की कैटेगरीज रहती हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग इस कैटेगरी में जो फॉल होते हैं वो है जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए। जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके बारे में हम 2 मिनट में चर्चा करते हैं, वो क्रॉस होते से ही आपके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी हो जाता है। दूसरे लोग वो जो ट्रांसफ़र करते हैं अपना बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, तो कोई भी ट्रांसफरी जिसके हाथ में एक नया बिजनेस आ रहा है, जो इस नए बिजनेस को खरीद रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तीसरा, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कोई 2 कंपनीज अमेलगमेट हो जाती हैं या डीमर्जर हो जाता है और डीमर्जर होकर 2 नई कंपनीज बन जाती हैं, तो इन नई कंपनीज को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुरंत लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रांसफरी जब भी लायबल है फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, डीमर्जर ऑफ द कंपनी, अमेलगमेशन ऑफ द कंपनी, तो आरओसी ने जब इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया या हाई कोर्ट ने जब इसका ऑर्डर दे दिया, उसके बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। पर कंपलसरी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। हो सकता है मेरा बिजनेस कल ही बनाओ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहूँ तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हमेशा ले सकता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन लेने की जो लिमिट है, जिसे हम कह रहे हैं कि टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो जानी चाहिए, उसके बाद कंपलसरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना, तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला कैसे जाता है? तो 4 चीज़ों का जो एग्रीगेशन है वो देखा जाता है। 4 चीज़ों को टोटल किया जाता है, ऐड किया जाता है, और अगर वो लिमिट को क्रॉस करा जाता है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? पहला है टैक्सेबल सप्लाईज, यानी ऐसी सप्लाईज जिन पर जीएसटी लगाया जाता है। दूसरी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, यानी ऐसी सप्लाईज जिस पर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाता है। तीसरा, यदि आप भारत के बाहर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, अपने गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी इसके अंदर जोड़ा जाता है। चौथा, कोई भी इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दी जाने वाली सप्लाईज, इन्हें भी जोड़ा जाता है। जब आप इन चारों को टोटल करेंगे और उसके बाद जो है वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है अगर लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो उसके कुछ समय के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो गया। अब
जब भी एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश के स्टेट का अलग हो सकता है, राजस्थान स्टेट का अलग, महाराष्ट्र का स्टेट का अलग, नहीं। आपके जितने भी बिजनेस हैं जो सेम पैन नंबर पे वर्क करते हैं, याद करिए मैंने कहा था जीएसटी का नंबर अलग हो सकता है लेकिन पैन नंबर बीच का वही रहेगा जो आपके बिजनेस आइडेंटिटी का है। तो सारे पैन नंबर्स पे जितने भी स्टेट्स में सब जगह आप सप्लाई कर रहे हैं, इनका टोटल लगाकर देखा जाता है। अगर एक भी स्टेट की लिमिट क्रॉस हो गई तो इन दैट केस आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर हमारी लिमिट है 20 लाख और एक स्टेट में हम 5 लाख की सेल कर चुके हैं, दूसरे स्टेट में हम 5 लाख की सेल कर चुके हैं और तीसरे स्टेट में भी 5 लाख की सेल हो गई। चौथे स्टेट की जैसे ही 5 लाख लिमिट क्रॉस होगी तो टोटल हमारा 20 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया। और जैसे ही वो 20 लाख की लिमिट ऑल इंडिया बेसिस पे हमारे सारे पैन नंबर्स के आधार पे क्रॉस होती है, सभी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। हर स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। सो यही कहलाता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अब जानते हैं कि किन स्टेट्स की क्या क्या लिमिट्स हैं। सबसे पहला, अगर हम स्टेट की बात करें जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के तहत माना जाता है, वो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स के अंदर गुड्स या सर्विसेज यदि सप्लाई की जाती हैं तो उनकी एग्रीगेट वैल्यू यदि 10 लाख से क्रॉस हुई तो आपका रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरे स्टेट्स की, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना, जो इनसे थोड़ी ज़्यादा बड़ी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अंदर अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली लेना मैंडेटरी हो जाता है फ्रॉम दैट स्पेसिफिक क्रॉसिंग ऑफ द टर्नओवर। और इनके अलावा जितने भी बाकी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनके अंदर 2 लिमिट्स हैं, 20 लाख और 40 लाख। 20 लाख सभी सप्लायर्स के लिए जो केवल सर्विसेज देते हैं और 40 लाख उन सभी सप्लायर्स के लिए जो गुड्स देते हैं। तो इन दैट केस 20 और 40 लाख की जो लिमिट्स हैं वो अगर क्रॉस होती हैं तब रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। एक चीज़ की बात जो है वो याद रखनी ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपका बिजनेस जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में भी हैं और आप साथ में मेघालय में भी जो है वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में गुड्स की लिमिट तो 40 लाख है पर मेघालय में जो है लिमिट केवल 20 लाख रुपए। तो इन दैट केस क्या मैं मध्य प्रदेश में 40 लाख तक वेट करूं या जैसे ही मिलाकर मेघालय प्लस मध्य प्रदेश 20 लाख लिमिट क्रॉस हो जाएगी मुझे दोनों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो लैटर इज ट्रू, यानी दूसरी वाली चीज़ जो है वो ट्रू है। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं जहां पर लिमिट कम है तो आपके पूरे भारत की जो लिमिट है वो कम करके 20 लाख या 10 लाख कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का याद रखें कि रजिस्ट्रेशन जब भी लेना होता है तो वो पैन नंबर पूरे इंडिया भर का टोटल किया जाता है, रैदर देन आप हर स्टेट की अपने अपने जो है वो लिमिट्स को चेक करें। तो अगर मेघालय का लिमिट 20 लाख है तो मध्य प्रदेश के लिए भी 20 लाख रुपए हो जाएगा लिमिट, क्योंकि दोनों जो है वो सेम पैन नंबर पर रजिस्टर्ड है। अगली चीज आती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। तो किन लोगों को लिमिट्स देखनी ही नहीं है? अगर आप ये काम करते हैं या आप ये व्यवसाय करते हैं या आप इस चीज़ के सप्लायर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन से लेना होगा। इनके लिए कोई लिमिट्स नहीं होती। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई। यदि आप 2 स्टेट्स के बीच में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आप यदि कोई सप्लाई करेंगे मुझे, तो आपके स्टेट से जैसे ही वो सामान बाहर निकलेगा, गुड्स बाहर निकलेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। यानी आप वो सामान बाहर लेके ही नहीं जा सकते जब तक आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना हो गया हो। दूसरे लोग आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन होते हैं ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे स्टेट में जाकर या तो एज अ प्रिंसिपल या एज अ एजेंट कोई ऐसी सप्लाई करता है जिसमें उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मिस्टर रवि जो हैं उनका प्लेस ऑफ बिजनेस वैसे तो बैंगलोर में है और वहाँ पर वो रजिस्टर्ड भी हैं और वहाँ पर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो अब बैंगलोर से उठ के हैदराबाद में आए और हैदराबाद में अब उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं पर वो यही सर्विसेज देना चाहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की, तो क्या वो दे सकते हैं? नहीं। जब तक वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर नहीं हो जाते वो यहाँ पर सर्विसेज नहीं दे सकते। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ओकेजनली इस टाइप के ट्रांजैक्शंस जिसमें गुड्स और सर्विसेज या दोनों इन्वॉल्व किए जाते हैं, वो अपने कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए या तो प्रिंसिपल की तरह या एजेंट की तरह या किसी भी और कैपेसिटी में किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी में आके अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, जहाँ पर उनका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है।
जहाँ पर उनका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उन्हें कहलाया जाएगा CTP यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इन्हें भी पहले दिन से रजिस्ट्रेशन ले लेना होगा। अगले लोग होते हैं पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रिवर्स चार्ज बेसिस का मैकेनिज्म ये होता है जहाँ पर रेसिपिएंट गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है और सप्लायर उन्हें केवल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें GST का कोई पेमेंट नहीं हो रहा सप्लायर को, क्योंकि सप्लायर को सरकार तक टैक्स ही नहीं पहुँचाना। टैक्स पहुँचाने की जवाबदारी रेसिपिएंट की है, और रेसिपिएंट को अगर ये जवाबदारी दी गई है तो उसे रजिस्ट्रेशन भी ऑब्वियसली लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो रेसिपिएंट का होना ज़रूरी है यदि वो कोई ऐसी सप्लाई रिसीव करता है जिस पे रिवर्स चार्ज बेसिस लगाया जाता है। तो क्योंकि रेसिपिएंट सरकार के पास टैक्स लेकर जाएगा, जमा कराएगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। अगला पर्सन होता है NRTP, इन्हें कहते हैं हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। NRTP का मतलब कोई भी वो व्यक्ति जो ओकेजनली अंडरटेक करता है कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसके तहत गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जा रही है भारत के अंदर, पर उसका बिजनेस का कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस भारत के अंदर ही नहीं है, यानी वो रिसाइड भी नहीं करता इंडिया के अंदर, ना उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, यानी उसने कोई GST का रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। वो तो केवल भारत आता है, अपने सामान बेचता है और तुरंत बाहर चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी आते से ही रजिस्ट्रेशन तुरंत लेना पड़ेगा यदि वो कोई बिजनेस के आइडियोलॉजी के साथ इंडिया के अंदर एंटर कर रहा है। मान लीजिए कि ये शेख हैं, ये अपने इत्र जो है वो दुबई से लेकर आए हैं और उन्हें भारत में ये चीज़ बेचनी है, तो वो कहलाएंगे NRTP यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगला पर्सन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ECO। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है अमेजॉन, जिसकी ऐप आप शायद यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट, ओला, GoIbibo। तो इन सारे लोगों के द्वारा जो है वो एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप एज रेसिपिएंट, सप्लायर्स एज द सर्विस प्रोवाइडर्स और गुड्स प्रोवाइडर्स अपने सामान को लिस्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की एप्लीकेशन पे, और आप सबको जो है वो सर्विस या वो गुड्स दिख पाते हैं उस एप्लीकेशन पे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी पहले दिन से ही GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। अगला पर्सन आता है वो पर्सन जो सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के बिहाफ पर सप्लाई करता है। एग्जाम्पल हो सकता है कि यदि कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को कहकर कोई गुड्स सप्लाई करवाता है या सर्विसेज सप्लाई करता है, तो इन दैट केस वो भी कंपलसरीली इसके अंदर आ जाता है। एक और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है OIDAR, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। तो जैसे जैसे इंटरनेट हम सभी के पास बहुत आसानी से आ गया, उसके साथ साथ आने वाली सर्विसेज जो है वो भी हमें बहुत आसानी से मिलने लगी। जैसे कि हमें इंटरनेट पे अगर कोई एड्स पहुंचानी है तो गूगल एड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई क्लाउड सर्विसेज चाहिए, एप्लीकेशन सर्विसेज चाहिए, तो हमें ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, iCloud, वन ड्राइव, ऐसे बहुत सारे स्टोरेज सर्विसेज मिल जाएंगी। अगर हमें ई-बुक्स पढ़नी है, हमें कोई मूवी देखनी है, हमें कोई म्यूज़िक डाउनलोड करना है, तो नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेजॉन प्राइम हो गया। तो इन सब के द्वारा जो है हम ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई डिजिटल डेटा स्टोरेज या ऑनलाइन गेमिंग जो है वो करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो PUBG खेलते हैं, तो PUBG के तहत एक बैटल ग्राउंड्स है, तो इसको खरीदना पड़ता है या इसके लिए कोई पेमेंट करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज बाहर के लोग हमारे इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अगर इंडिया में प्रोवाइड करेंगे तो हम इन्हें GST से मुक्त कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हम इनसे GST का रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। तो इन्हें भी भारत में आते से ही तुरंत GST के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ ही कोई भी पर्सन जिसे क्लासिफाई कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन से लेना ज़रूरी हो जाएगा। थैंक यू।